मार्केट में जो रेट चल रहा है शेयर का उससे कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ठीक है, सपोज़ शेयर का खुद का प्राइस है 100 रुपीज़ मार्केट में, और उनके बुक वैल्यू में मतलब कंपनी के खुद के स्टेटमेंट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें प्राइस है 88 रुपीज़। मतलब कि शेयर का मार्केट में प्राइस ज़्यादा है और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्राइस कम है। मतलब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्राइस है 88 रुपीज़ और मार्केट में है 100 रुपीज़। इसका मतलब ये होता है प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ एग्जैक्टली आता है कि शेयर 1.5 टाइम्स या फिर जितना भी ये रेशियो होगा इसका, सपोज 1.3 टाइम्स मार्केट से ये ज़्यादा है। मतलब कह सकते हैं कि मिनिमम होता है 0.25 और मैक्सिमम होता है 0.2 सॉरी पर शेयर हो उस शेयर का वैल्यू है बुक वैल्यू, मतलब उस शेयर का वैल्यू है 88 रुपीज़। तो पीवी रेशियो का एक रेंज होता है कि सपोज 0.5 से 0.5 से 2.5 तक का। इसका मतलब ये है कि जितना नीचे रहेगा पीवी रेशियो, जितना 0.5 के करीब होगा वो रेशियो उस टाइम पे अंडर वैल्यूड होगा और उस टाइम में शेयर में इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है। 2.5 का मतलब हुआ कि शेयर थोड़ा ओवर वैल्यूड है। एग्जैक्टली 2.5 से ऊपर रहा, ये 2.5 रहा, शेयर ओवर वैल्यूड है, आप उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, रुक सकते हो। अंडर वैल्यूड में शेयर इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है। सो उस रेंज में जो मैं बताया 0.5 से 2.5। तो अब जैसे आप देखिए कि शेयर का प्राइस 111 है और बुक वैल्यू है 88, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वैल्यू 88। इसका मतलब है कि शेयर अपने इस रेंज के बीच में आता है 1.19। इसका मतलब है शेयर थोड़ा ओवर वैल्यूड है, आप अभी रुक सकते हो क्योंकि वैल्यूएशन अभी 88 है, मार्केट में 111 चल रहा है। इसका मतलब है कि पीबी रेशियो अभी ऊपर है, तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं होता है या फिर एक एवरेज मीडियन वैल्यू होता है। शेयर का रेंज होता है, वो उस रेंज में चलती है। आप 3 साल का मीडियन देख लो उस कंपनी की पीवी वैल्यू का मीडियन। सपोज इस मीडियन वैल्यू का 2 है, 3 साल तक में वो 3 ईयर्स का रेंज देख लो आप। अगर 3 साल में मीडियन वैल्यू 2 है तो इससे नीचे रहे तो इसको बोलेंगे अंडर वैल्यूड, अगर 2 से ऊपर है तो वो है ओवर वैल्यूड। मतलब उस टाइम पे आप शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मैं सिंपली टर्म में यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपको सिर्फ देखना है कि पीबी रेशियो का क्या एक्जैक्टली यूज़ है तो आप देख सकते हो कि बाय कब करना है और सेल कब करना है। अगर आपको 3 साल का हिस्ट्री दिख जाए, उसका मीडियन वैल्यू दिख जाए पीबी रेशियो का, तो जितना नीचे रहे आप उसको बाय कर लीजिए, जितना ऊपर रहे आप उस टाइम होल्ड कर लो या फिर सेल कर दो। अब पीवी रेशियो का एग्जैक्टली फॉर्मूला देख लेते हैं। करेंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर। ठीक है, करेंट शेयर प्राइस का मतलब सबको पता है। सपोज करेंट शेयर प्राइस मार्केट में चल रहा है 100, ये किससे होता है? डिमांड और सब, डिमांड मतलब बाय और सेल से होता है, डिमांड सप्लाई नहीं, बाय और सेल से हुआ कि बाय, सपोज लोग बायर ज़्यादा हैं तो शेयर का वैल्यू ऊपर जाते जाएगा, सेलर ज़्यादा है तो शेयर का वैल्यू नीचे चला जाएगा। पर बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है? बुक वैल्यू एग्जैक्टली मीनिंग जानते हैं। सपोज़ आपके पास एक शॉप है, सिल्क का शॉप है, आपका एसेट है आपके पास 100 करोड़ और लाइबिलिटीज़ है आपके पास 20 करोड़ का। सपोज़ आप लोन लिए हो या फिर आप किसी से कुछ बैंक से लिए हो या फिर किसी इंडिविजुअल से लिए हो। अगर आज आप इस कंपनी को आप किसी को हैंड ओवर करना है तो आपका एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगा? ये इस लाइबिलिटीज़ को आप डिडक्ट करोगे। सपोज़ आप इस कंपनी 100 करोड़ की कंपनी आप मुझे दे रहे हो तो मैं आपको 100 करोड़ तो नहीं दूंगी ना, क्योंकि आपके पास 20 करोड़ का लोन भी है। तो इसी इधर आप इसको रीपे करो, और या फिर आप मुझे जो दे रहे हो तो मैं आपको 80 करोड़ दूंगी क्योंकि आपका 20 करोड़ मुझे पे करना है। तो ये जो वैल्यू हुआ इस कंपनी का, सपोज हैंड ओवर करना है मतलब कि आप पूरी की पूरी कंपनी हैंड ओवर कर रहे हो। तो हैंड ओवर कब करोगे? जब आप सारी लाइबिलिटीज हटा लोगे। तो 20 करोड़ आप माइनस करोगे 100 करोड़ में से, तो आप मुझे मुझे आपको देना होगा सिर्फ 80 करोड़। तो ये हुआ कंपनी का बुक वैल्यू। अब ये तो देख लिया कि बुक वैल्यू क्या होता है, पर बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है? जैसे आप जाने कि बुक वैल्यू क्या था कंपनी का, 80 CR था,
अब सपोज मान लो आपके पास पूरा शेयर था 50 लाख, ठीक है। आपके पास जो कंपनी है, जो भी सिल्क की कंपनी थी, आपके पास पूरा शेयर था 50 लाख और बुक वैल्यू थी 100 करोड़। तो एक शेयर का वैल्यू क्या हुआ, जो हम लोग एग्जैक्टली जो निकाल रहे हैं वो बुक वैल्यू पर शेयर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बुक वैल्यू कंपनी की हो गई 80 करोड़, और कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स, बुक वैल्यू पर शेयर मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स है 50 लैक्स। इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 160 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। मतलब एक शेयर का वैल्यू है अभी 160 रुपीज़। आप सपोज कर लो कि शेयर का प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है 50 रुपीज़, जो भी आपके सिल्क का शेयर है, जो कंपनी आपकी जो आप लिस्ट की है वो, उसका शेयर प्राइस है 500 रुपीज़ मार्केट में, और आपका बुक वैल्यू जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आया है वो है 160 रुपीज़। तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या हुआ कि कंपनी जो आपका शेयर मार्केट में लिस्ट है, उसका एग्जैक्टली कंपनी जो शेयर होल्डर्स हैं कितना पे कर रहे हैं आपके खुद के कंपनी को एक शेयर बाय करने के लिए। तो एग्जैक्टली अब आया जो हम लोग पीवी रेशियो उतने देर से देख रहे हैं, पीवी रेशियो का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो प्राइस टू बुक वैल्यू, इसका जो मैं आपको डेफिनेशन फॉर्मूला है, करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, जो जो आप लोग यहाँ पे निकाले पर शेयर, ठीक है। तो करंट शेयर प्राइस है हमारा 500 रुपीज़, और बुक वैल्यू पर शेयर था जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है 160 रुपीज़। एक्जैक्टली वैल्यू आएगा 3 पॉइंट समथिंग 1 या फिर 3.2 देख लेते हैं, ठीक है। 3.2। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अभी, मैंने रेंज बताया था आपको कि एक मीडियन है, उसमें 3 साल का रेंज देख लो आपको। सपोज इस रेंज में आ रहा है 3 और ये है 3.2, तो अभी शेयर ओवर वैल्यूड है। सपोज उस रेंज आ रहा है 5 और ये है 3, तो शेयर अभी अंडर वैल्यूड है। लेकिन एग्जैक्टली जो पीबी रेशियो का रेंज होता है 0.5 से 2.5, मतलब उस रेंज से जो मार्केट रेंज होता है पीबी रेशियो का, उस रेंज से 3.2 ज़्यादा है। मतलब कि कंपनी जो आपकी 160 रुपीज़ की होनी चाहिए शेयर प्राइस, वो अभी 500 चल रहा है, मतलब वो अंडर ओवर प्राइस्ड है। इसका मतलब ये भी हुआ कि कंपनी जो आपकी बुक वैल्यू 1 रुपये है, उसके लिए आप पे कर रहे हो 3 रुपये, जो आपका पीबी रेशियो आया। मतलब आप कंपनी को अभी उसके वैल्यू से ज़्यादा पे कर रहे हो। आप, इसका मतलब ये हो सकता है कि आप रुक जाओ, आप वेटिंग पीरियड रखो, अब जब मतलब जब शेयर नीचे आए तब इन्वेस्ट करो, या फिर आप उस शेयर को सेल कर दो अगर आपके पास होल्ड में है तो। आप इतना देर से समझे कि एग्जैक्टली पीबी रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं। 5 के करीब हो उतना अच्छा है, 0.25 से 2.5 से ज़्यादा हो तो वो ओवर वैल्यूड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कंपनी किसी टाइम पे क्लोज हो रही है और आपने खरीदा है जब पीबी रेशियो 3.12 था, ठीक है, या फिर 3.5 था, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि कंपनी आज क्लोज होने के टाइम पर है, तो आपने लिया है 1 रुपये का शेयर 3 रुपये पर, जबकि कंपनी जब आपको क्लोज होगी और आपको पैसा क्या देगी, 3 रुपये नहीं देगी, क्योंकि कंपनी का वैल्यू एग्जैक्टली तो 1 है बुक वैल्यू, तो आपको मिलेगा 1 रुपये, आपको 3 रुपये नहीं मिलेगा, मतलब आपको 3 टाइम्स कम मिलेगा क्योंकि आपने 3 टाइम्स ज़्यादा पे उठाया है। एग्जैक्टली ये है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप सारे शेयर को पीबी रेशियो के बिहाफ में नहीं जज कर सकते हो, क्योंकि आईटीज कंपनी का एसेट नहीं होता है, वो लोग मेनली सर्विस कंपनी होती है, तो आप उन पे जज नहीं कर सकते। लेकिन जब सपोज मान लो मशीनरी माइनिंग में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में मशीनरी होती है, मैन्युफैक्चरिंग में, और कुछ भी ऐसे कंपनीज है जिसमें मशीनरी होती है, तो आप जज कर सकते हो कि अच्छा इनका अभी एसेट है ये सब। लाइबिलिटीज़ तो चलो सारी कंपनी के पास होती है, लेकिन एसेट सारी कंपनी के पास नहीं होती है। तो आप इसमें जज कर सकते हो मशीनरी की कंपनीज सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, प्रोडक्ट का जो हो गया, उन सारे सेक्टर्स में आप पीवी रेशियो से देख कर जज कर सकते हो। बट आईटीज़ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें आप नहीं जज कर सकते हो। सिंपल टर्म में बोला जाए तो आप जो शेयर बाय कर रहे हो वो आप एक्सपेंसिव में बाय कर रहे हो या फिर एक नीचे कॉस्ट पे बाय कर रहे हो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि 0.5 का जो मैं आपको रेंज दिखा रही हूँ,
इस रेंज में आपको बाय कर ही लेना है, क्योंकि अगर 0.5 है मतलब कि कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है, ठीक है अंडर वैल्यूड है, आपको एक रेंज में ही बाय करना है। 0.5 से नीचे है मतलब कि कंपनी अभी अपने आप को सस्टेन नहीं कर रही है उस रेंज में आने के लिए, तो आप वेट करो। ऐसा होता है ना मार्केट में, कभी आप देखते हो कि अच्छा ये शेयर अभी 100 रुपीज़ है, जब तक 105 ना आए आप उस पर बाय ना करो, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ पीबी रेशियो देख के जजमेंट होता है, वो वीकली मंथली और डे चार्ट पे भी जज होता है। पर रीज़न ये है कि 105 पे आता है तो वो स्टॉक जस्टिफाई करती है कि हाँ यहाँ पे अब बाय करने के टाइम पर हो, यहाँ पे वॉल्यूम बन रहा है। एमएससीडी अभी बहुत सारा ऐसा होता है जो आप देखोगे, एमएससीडी रेंज है, वहाँ पे बायर्स खड़े हैं कि हाँ इस रेंज पे ब्रेकआउट होता है। वैसे ही 0.5 से नीचे है मतलब कि कंपनी खुद को जस्टिफाई नहीं कर रही है कि अभी यहाँ पे बायर है या नहीं है। अगर 0.5 पे आएगा तो मे बी कंपनी प्रॉफिट में आने लगे, उनका आरओई जनरेट हो, आरओसीई आने लगे। ये सब अभी टर्म्स है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो रेंज में रहे तो सही है। अगर आप ओवर वैल्यू ले रहे हो, 2.5 से ज़्यादा ले रहे हो, तो आप एक्सपेंसिव शेयर ले रहे हो। नीचे ले रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मे बी आपको बहुत लंबे समय तक आपको होल्ड करना पड़ जाए उस शेयर को, उस रेंज में आने के लिए, इस रेंज में आने के लिए। तो फिर इस रेंज में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अभी हम लोग नेट ऐप पे बात करेंगे, ROE, ठीक है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। सिंपल टर्म क्या है कि सपोज मान लो मैं हूँ और आप हो, आप भी अपने, आप हम दोनों साथ में बिजनेस करते हैं, आप भी 1 लाख रुपए लगाए हो, मैं भी 1 लाख रुपए लगाई हूँ, और हम दोनों बिजनेस इस बिजनेस में टोटल इनकम हो गया 2 लाख रुपए। हमारा फोकस क्या होगा कि हमारा अच्छे से अच्छा रिटर्न जनरेट हो। तो आप समझोगे कि 15 से 20% का एक रेंज होता है जिसमें अगर एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी माना जाता है, क्योंकि आपका भी पैसा लगा है, मेरा भी पैसा लगा है। तो हमारे इस इक्विटी पर जो जो ए और बी का इक्विटी है, इस पर कितना रिटर्न हम लोग जनरेट कर पाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि आप लगाए हो, हम दोनों का मिलाकर 2 लाख रुपए है, और इस 2 लाख रुपए में हमारा प्रॉफिट हो रहा है 10,000 रुपये। तो इसका परसेंटेज क्या हुआ, 5% हुआ, ठीक है। और फिर से यहाँ पे जनरेट करते हैं कि मान लो यहाँ पे हम लोग सिचुएशन बी है कि 2 लाख रुपए लगाते हैं और इनमें हमारा आता है 50,000 रुपीज़। तो 20% हुआ। इसका मतलब क्या है कि आप मान लो हम दोनों साथ में एक बिज़नेस कर रहे हैं, और उसमें कितना भी प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, अगर सिर्फ 5% का जनरेट हो रहा है प्रॉफिट, मतलब कि एक एफडी का अमाउंट आ रहा है। ये तो अगर आप चाहोगे तो किसी पैसे में आप इतना बिजनेस में ना लगा कर भी चुपचाप अपने बैंक में रख दो तो इतना पैसा आ जाएगा। पर मेन फोकस क्या है कि हम प्रॉफिट इस कंपनी में भी आ रहा है, प्रॉफिट इस कंपनी में भी आ रहा है, पर प्रॉफिट देखना है कि जो प्रॉफिट कंपनी दे रही है वो एक्चुअली कंपनी वर्क, मतलब आप इतने कम प्रॉफिट में तो आप नहीं लगाओगे ना। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब है कि आपकी पूंजी का जो पैसा जा रहा है, एटलीस्ट इतना परसेंट रिटर्न आना चाहिए, तभी उस कंपनी पे आप अपना इन्वेस्टमेंट करोगे। अदरवाइज अगर 5% और 6% दे रही है तो वो तो आप अपने PPF, ये NPS या फिर आपका FD, आप इन सब में से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मेन फोकस हमारा क्या रहेगा, हमारा मेन फोकस होगा रिटर्न ऑन इक्विटी में ये देखना है कि कंपनी कितना जनरेट कर रही है प्रॉफिट। अगर 5% कर रही है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करो। अगर 15 से 20% कर रही है और उससे ज़्यादा भी कर रही है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब फोकस है कि कितना परसेंट रिटर्न दे रही है, ये नहीं कि प्रॉफिट दे रही है। प्रॉफिट सारी कंपनी देती है, लॉस भी देती है, पर आपको उस इक्विटी, आप जो पैसा अपने पास फंसा रहे हो, सपोज आप 1 लाख रुपये इस कंपनी में लगा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको उतना परसेंट रिटर्न आना चाहिए। 5% आ रहा तो बिना आप एक, अगर सिर्फ 5% आ रहा तो आप अपना पैसा FD में लगा दो। सो ये निकालने का फॉर्मूला है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी का। नेट प्रॉफिट जो मैं आपको बताई थी, सपोज मान लो 10,000 आ रहा था, और सेल और इक्विटी कितना, हमारा हम दोनों का पैसा लगाकर पूरा पूंजी था हमारा 2 लाख का, तो ये 5% है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। मतलब आपको एग्जांपल के साथ मैं समझाती हूँ एग्जैक्टली ROE क्या होता है, आपकी पूरे पूंजी पे कितना रिटर्न आ रहा है, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अगर 5% आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट लाइक वो कंपनी नहीं है, अगर उससे ज़्यादा आ रहा है, एक ऑन एन एवरेज होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ ठीक है 10 to 12% आपको आए, FD में करते हो तो 5% आए, PPF में करते हो तो 7-8% आए। इसीलिए बोलते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी देखना चाहिए।
जैसे हम लोग ये देखिए ना कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, वैसे ही एक सिमिलर टर्म होता है ROCE, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। ठीक है, इसका मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ मैं कि जैसे मैंने बताया था कि हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं, आपने भी 1 लाख रुपए सॉरी आपने भी 1 लाख रुपए दिया था इस केस में, और मैंने भी दिया था 1 लाख रुपए। ठीक है, हम दोनों का 1-1 लाख था। तो यहाँ पे हम लोग का क्या फॉर्मूला था कि हम लोग को 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे 2 लाख रुपए है। तो इस केस में क्या हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये 2 लाख में इस केस में हमारा प्रॉफिट हुआ 5% का। ठीक है, बट कैपिटल कैपिटल मतलब क्या हुआ कि आपका पूरा पूंजी। ठीक है, आप सपोज मान लो 1 लाख रुपए हमने लिया, 1 लाख रुपए आपने लगाया और 1 लाख रुपए का लोन लिया है हमने। ठीक है, तो अब इन तीनों को ऐड करेंगे। तो सपोज ROCE में इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारा 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है और आपका 1 लाख आपका, 1 लाख मेरा और 1 लाख जो लोन है, इन तीनों को ऐड करेंगे, 3 लाख। और 20,000 का जो प्रॉफिट हुआ, तो ये कितना आया, 6% हमारा। तो ये हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल। कुछ डिफरेंस इतना ही है बस कि कैपिटल ऐड हुआ है, मतलब कि आप ये सिर्फ इक्विटी आपका, हमारा कैपिटल मतलब कि कहीं और से भी लोन हुआ है, तो ये बिजनेस पार्टनर्स का है। और इसमें है क्या कि आप कैपिटल भी लिए हो, आप थर्ड पर्सन से भी लोन लिए हो, तो कितना जनरेट कर पाएंगे, तो 6%। ये बस एक एग्जाम्पल है। सो आपको एग्जैक्टली देखना है कि सेफ और पूरी कंपनी, मतलब पूरा कंपनी कितना लोन ली है। तो आप ROCE चेक करोगे, ROE नहीं। ROE सिर्फ एक टर्म्स दी थी कि कंपनी कितने प्रॉफिट में, लेकिन अगर लोन के साथ है कंपनी तो आप ROCE चेक करोगे। हम लोगों ने उसको इजी वे में समझा। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसको फॉर्मूला के साथ समझते हैं। ROCE, ROCE का फॉर्मूला होता है EBIT। ये एक फाइनेंशियल टर्म है जो आपको उसमें दिख जाएगा, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ROCE हमें इसे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होता है, कंपनी इसे अपने फाइनेंशियल अपने रिजल्ट में शो करती है, पर फिर भी एग्जैक्टली समझ जाते हैं कि इसका फॉर्मूला के साथ। ठीक है, EBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितना कैपिटल आप लोगों ने इसमें लगाया, कंपनी ने लगाया। तो EBIT सी EBIT जो है मैंने बताया कंपनी अब मेंशन करती है, तो ये इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है ये हमें बैलेंस शीट से मिलता है। ठीक है, इसे कंपनी के बैलेंस शीट में मिलेगा और ये हमारी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखेगा, मतलब इनकम स्टेटमेंट में दिखेगा, इनकम स्टेटमेंट में। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल मतलब अब डायरेक्टली समझो, मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में बताया कैपिटल मतलब क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। ठीक है, एसेट कंपनी के जितने भी एसेट है वो आपका, मान लो मशीनरी, लैंड, फिर कुछ भी कैपिटल, मशीनरी, लैंड और जो चेयर, कार, ये सब जो हो गई कंपनी से जो भी रिलेटेड है वो आपको असेट में आ गया। लाइबिलिटी मतलब जितने भी कंपनी लोन ली है आपसे, मुझसे, बैंक से, इसको बोलते हैं लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो EBIT तो वहाँ पे, सॉरी, EBIT तो वहाँ पे मेंशन होगा आपका, आपके इनकम स्टेटमेंट में, पर आपको कैपिटल निकालना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा होगा कि आप अपने कंपनी के बैलेंस शीट में मेंशन होगा टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज़। तो सपोज टोटल एसेट है कंपनी की, एक नंबर ले लेते हैं, 60 करोड़, और टोटल लाइबिलिटीज़ होगी 25 करोड़। ठीक है, और एबिट दी हुई है कंपनी अपने सीट में, कितना, 12 करोड़। एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, जो आपने अभी पिछले कुछ देर में देखा होगा, जो हम लोग लिखे थे 10,000। ठीक है, और हमारा कैपिटल कितना था, 1 लाख आपने दिया था, 1 लाख मैंने दिया था, तो 2 लाख। इसको मैंने एक फॉर्मूला के तौर पर बता रही हूँ मैं यहाँ पर। और
मतलब आप कंपैरिजन करते चलो यहाँ से कि हम लोगों का कैपिटल कितना था, 2 लाख रुपए, पर यहाँ पे कंपनी सारे लोन लेने के साथ और एसेट और लाइबिलिटीज़ माइनस करने के बाद कंपनी के पास आया 55 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 55 करोड़। और हमारा प्रॉफिट कितना था, 10,000 रुपये। कंपनी के प्रॉफिट है कितना मेंशन किया हुआ है, सपोज कंपनी अपना प्रॉफिट मेंशन की हुई है कि उनका अर्निंग हुआ था टैक्स पे करने के पहले 12 करोड़, तो 12 CR लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अराउंड 0.2 0.21 ऑलमोस्ट आएगा। मतलब इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 21 या 22% आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी यहाँ पे 22% का अर्निंग ग्रोथ दिखा रही है और हमारे यहाँ पे 5% था। तो क्या हुआ, इस कंपनी को हम लोग बेस्ट मानेंगे क्योंकि इनका एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है और इनका अर्निंग भी ज़्यादा है। इस हिसाब से कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा पा रही है, अच्छा रिटर्न दिखा पा रही है। हम लोग जो सारे टर्म्स देख रहे हैं ना, पी रेशियो, पीबी रेशियो, ROE, ROCE, आपको ये सारा टर्म्स देखना है। आप सिर्फ ROCE को देखकर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ पी रेशियो को देखकर नहीं कर सकते, पीबी रेशियो को देखकर भी नहीं कर सकते, सिर्फ एक सिंगल टर्म नहीं। इसलिए आप देखोगे कंपनी अपने शेयर के नीचे इस सब सारे टर्म्स का नंबर लिखी होती है, सारा मेंशन किया रहता है ताकि आप जज कर सको। और ROCE सिर्फ 1 साल या 2 साल को देखकर आप जज नहीं कर सकते। ROCE आपको एटलीस्ट 7 से 10 साल का देखना पड़ेगा रेंज। 7 से 10 साल आप देखो, अगर 7 से 10 साल में कंपनी का अगर रिटर्न 15% से ऊपर दे रही है, मतलब कंपनी अच्छी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और सारी कंपनी की अपना अपना ROCE हम लोग इसलिए भी देखते हैं ताकि क्योंकि ROE में सिर्फ इक्विटी हो गया ना, पर ROCE में कंपनी का इंटरेस्ट भी पे आउट होता है। ठीक है, आपका क्योंकि आप लोन लिए हो और उस कंपनी को इंडिविजुअल से लो या बैंक से लो, आपका उसमें लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी पेमेंट होते जा रहा है। इसलिए ROCE में कैपिटल, इसलिए बिफोर इनकम बोलते हैं ना, जो 15% रेशियो दिखा रहे हैं हम लोग, 15 से 20% इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोन रीपेमेंट भी हो रहा है और लोन लेने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है, और ये फैक्ट है ना। और ऐसा बहुत कम कंपनी होता है जिसमें लोन नहीं होता है, ऑलमोस्ट सारे कंपनी में लोन होता है। तो ROC ही आपको वहाँ नहीं दिखेगा जिस कंपनी में डेप्ट ज़ीरो होगा। ज़ीरो डेप्ट कंपनी में सिर्फ ROE होगा क्योंकि सिर्फ उनका पैसा है। और ROCE में डेप्ट होगा, लोन होगा, तो फिर ROCE आप देखोगे, है ना। ये बहुत अच्छा टर्म है, आप इसमें डिफरेंस देख सकते हो। सिर्फ आपकी कंपनी है, मैं और आप चला रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ हमारे कंपनी को कोई अगर देखता है तो ROE देखेगा। अगर हमारे कंपनी में अगर हम लोग लोन ले लिए हैं तो ROCE देखेगा। हम लोग यहाँ पे ROA के बद ROA इसका मतलब है, समझ लेते हैं। मतलब रिटर्न ऑन एसेट। एसेट मतलब समझते हो कि रॉ मटेरियल, लैंड, मशीनरी, ये सारा हमारा एसेट हो गया। तो इसका कहने का मतलब है कि सपोज़ हमारे पास एक बिज़नेस है और जैसे हम लोग बात करते हैं सिल्क का, तो सिल्क का कपड़ा है, तो इस कपड़े का हमारा एक तरह से हमारा एसेट यही है, सिल्क। तो इस कपड़े को हम लोग सिर्फ साड़ी बना रहे हैं, सूट बना रहे हैं, मे बी बेडशीट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ये समझो कि आप अपने एसेट का जो भी आपके पास है और आपका जो शॉप है, शॉप का जो लैंड है, आप उसे कस्टमाइज़ कर रहे हो। ये साइज़ है, तो आप सपोज़ इस साइज़ को ही यूज़ कर, इस साइज़ को यूज़ नहीं कर रहे हो। तो कहने का मतलब है कि आप अपने कैपिटल को, जो भी आपका कैपिटल है, मे बी उस सिल्क का कपड़ा क्यों ना हो, वो भी आपका लैंड क्यों ना हो, आप कितनी एफिशिएंसी से यूज़ कर रहे हो, उसको बोलेंगे रिटर्न ऑन एसेट। तो रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला बताते हैं। नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। ठीक है, नेट इनकम हम लोग को मिल जाएगा हमारे इनकम स्टेटमेंट से, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। और एवरेज टोटल एसेट, ये हमें कैलकुलेट करना होगा।
सपोज़ हमारी कंपनी का नेट इनकम है 100 CR और हमारा टोटल एवरेज टोटल एसेट है, तो ये हमें निकालना होगा। सपोज़ मान लो फाइनेंशियल ईयर 2026 है, तो हमें निकालना होगा स्टार्टिंग से एंड तक में, मतलब टोटल एसेट एट स्टार्टिंग में कितना था। सपोज़ मान लो हमारे पास एसेट जो भी है सिल्क का, तो वो था हमारे पास 100 CR स्टार्टिंग में, और एंड में मान लो वो बढ़ गया 200 CR हो गया। तो हम लोग एवरेज टोटल एसेट निकालेंगे 100 + 200, 300 डिवाइडेड बाई 2, 150 CR। तो हमारा प्रॉफिट था, हमारा नेट इनकम था 100 CR, हमारा एवरेज टोटल एसेट बढ़कर हो गया 150 CR। 0.6 हो जाएगा, 0.6, मतलब कि आपका हो गया 6%। तो 6% ऑन एन एवरेज सही रिटर्न मानते हैं अपने, मतलब अपने एसेट का आप अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे हो। मतलब आप बोल सकते हो कि हर 100 रुपये के एसेट पे कंपनी 6% का रिटर्न जनरेट कर रही है। और आप कंपैरिजन आप सारे कंपनी को अलग अलग सेक्टर्स को नहीं कर सकते, सेक्टर वाइज नहीं कर सकते। आप सेम सेक्टर वाइज कंपनी को कंपैरिजन कर सकते हो। सपोज़ बैंकिंग को आप सिर्फ बैंकिंग से कंपैरिजन कर सकते हो, आईटी को आप सिर्फ आईटी से कर सकते हो, नॉन फाइनेंशियल्स को आप नॉन फाइनेंशियल्स को आप नॉन फाइनेंशियल से कर सकते हो, क्योंकि इन सब का एसेट अलग होता है, इसलिए इनका जनरेशन। सपोज़ मान लो आप किसी नॉन फाइनेंशियल्स में आप एक रेंज रख सकते हो 5 to 10% का, ठीक है। ये अच्छा जनरेट होता है रिटर्न, अच्छा एसेट रिटर्न होता है। फिर रिटर्न ऑन एसेट, और बैंकिंग में आप 1% से ज़्यादा देखोगे, क्योंकि एसेट नहीं होता है यहाँ पर, मेनली कैपिटल होता है हमारा। सपोज़ मान लो जो भी कैश जनरेट होता है, कैश को भी फिर रीयूज़ होता है डेप्ट फंड में, या फिर म्यूचुअल फंड में, बैंकिंग में, लोन देने में। ये हो गया कैपिटल। क्या हो गया हमारे पास, आईटी में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो रिटर्न। सो एग्जैक्टली यहाँ पे एसेट का मीनिंग यही हुआ कि आपके एसेट से कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कंपनी के एसेट से कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है। फिर अगर मान लो रिटर्न ऑन एसेट हर साल अगर अच्छे ग्रोथ से बढ़ रही है, आप कम से कम 7 साल कंपनी का रिकॉर्ड ज़रूर देखा करो, 7 से 10 साल। तो अगर इन केस अगर वो अच्छे रेशियो से बढ़ रही है, 15% से, या एबव 12% से ऊपर है, तो उनका रिटर्न ऑन एसेट अच्छा है। और मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि कंपनी वाइज चेक करो, सेक्टर वाइज चेक करो, कंपनी वाइज नहीं चेक करो। क्योंकि अगर आप देखोगे अपने एग्जांपल्स में चेक करोगे, तो आईटी कंपनी का आरओए बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिव नॉन आईटीज, मतलब बैंक और एनबीएफसी में। इन लोगों का आरओए काफ़ी कम होता है कंपैरेटिव, 1% से ऊपर होता है, इन लोगों का 15% से ऊपर होता है। सी कोई भी जो रेशियो पढ़ रहे हैं हम लोग, पी, पीबी, आरओई, आरओए, आरओसी, अभी पढ़ेंगे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये सारा पढ़ने का मेन बस यही है कि किसी भी शेयर का वैल्यू जो है वो एक्सपेंसिव है या नहीं, ठीक है। हम लोग सारे रेशियो को जज करने के बाद, इन सारे और कुछ भी पॉइंट्स हैं उनको भी पढ़ लेंगे, उसके बाद ही हम लोग जज कर सकते हैं कि शेयर को अभी लेना है या नहीं लेना है, चीप है, एक्सपेंसिव है, डिमांड है या नहीं है, किस सेक्टर में काम कर रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट है या नहीं है, ठीक है। सी स्टॉक की प्राइस और उसका इंट्रिंसिक वैल्यू अलग होता है। स्टॉक में स्टॉक का प्राइस डिटरमाइन होता है हमारे डिमांड से, मतलब अब जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर है, सपोज़ अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, माइनिंग का शेयर हो रहा है, इसमें जिंक, कॉपर है,
और स्टॉक ओवर प्राइस हो चुका होगा क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट उनके इंट्रिंसिक वैल्यू को या फिर उस कंपनी के पीबी रेशो को अगर आप देखेंगे तो वो अभी मल्टीपल टाइम्स पे होंगे। तो इन्वेस्टर जो होंगे अभी उस शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे क्योंकि उनको पता है, ठीक है, ट्रेडिंग कर सकते हैं आप सिंगल डे, 1 वीक या 1 मंथ के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं 5 to 10 ईयर्स के लिए, उसमें अभी आप माइनिंग के शेयर में हाथ नहीं लगा सकते हो। क्योंकि स्टिल अभी वो शेयर में इतना ज़्यादा, जो शेयर 200 का था कुछ टाइम पहले, 1 या 2 मंथ पहले, अभी वो 600 का है। तो आप समझ रहे हो कि इतना ज़्यादा ग्रोथ कंपनी प्रॉफिट तो नहीं दे रही है। हाँ, डिमांड के कारण, मतलब शेयर के डिमांड के कारण सप्लाई नहीं है, और क्योंकि शेयर लिमिटेड है। शेयर मार्केट में कंपनी मान लो 1 लाख शेयर ही लॉन्च की है, आईपीओ लाई होगी, और इतना ही कंपनी शेयर बेची है, तो इतने ही आप ले सकते हो। इसलिए डिमांड के कारण शेयर का प्राइस इतना ज़्यादा शार्प मूवमेंट हुआ है। मतलब शेयर अगर न्यूज़ में आ गया है, यही चीज़ अगर किसी को नहीं मालूम होता, न्यूज़ में नहीं आया था कि चाइना अगर डिमांड में है, चाइना को सिल्वर चाहिए, शॉर्टेज है सिल्वर में, तो ये न्यूज़ में नहीं आता, तो ये सिल्वर का इतना ज़्यादा रेट हाइक नहीं होता। बट अभी ऐसा क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा है कि चाइना का डिमांड है, क्योंकि वो उनको ईवी चाहिए, चार्जिंग के लिए चाहिए, सोलर पैनल के लिए चाहिए। तो ऑफकोर्स चाइना इस समय बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो इस कारण से शेयर क्या हो गया, ओवर प्राइस हो गया है। और जब तक ये हाईलाइट नहीं था चाइना वाला न्यूज़ कि हाँ ये सिल्वर का डिमांड है, ईवी, सोलर ईवी जो भी हो, तो तब तक ये सिल्वर को कोई भी जज करता था क्या, एज अ अंडर वैल्यूड, कि अच्छा ठीक है सिल्वर तो फिर भी डिमांड नहीं होता है। इसके कंपेरेटिव में लोग गोल्ड को ज़्यादा पूछते थे, लेकिन अब सिल्वर का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसमें इसके कंपेरेटिव गोल्ड अंडर वैल्यूड हो गया है, और सिल्वर ओवर प्राइज्ड हो गया है। हम लोग उसी एग्जांपल पे चलते हैं, सिल्क का जो बिज़नेस है, ठीक है, सिल्क का जो साड़ी है, तो हमारा क्या था कि हमारा सिल्क का शॉप है और वो काफ़ी टाइम से है। अब सपोज़ मान लो ये कंपनी हमें एक्सपैंड करना है या फिर सपोज सेल करना है सपोज़, तो इस सेल करने के लिए कोई ना कोई आपको ऐसा, मान लो हमारी कंपनी का नेटवर्थ 100 करोड़ है, आप इसको सेल कर रहे हो, तो लेने वाले इंसान क्या करेंगे, आपकी कंपनी का एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस दो तरीके का होता है। क्वालिटी एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब आपका सारा नंबर देखेंगे और उसमें कैसा चल रहा है। तो क्वालिटी एनालिसिस क्या होगा कि वो आपके सारे स्टेटमेंट्स लेंगे और उसके बारे में सर्च करेंगे कि अच्छा लास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, 10 साल से आपका हिस्ट्री कैसा रहा है, इवन मार्केट में भी रिसर्च करेंगे। सपोज आपका सिल्क का बिजनेस है, तो उनका जो सिल्क का क्वालिटी है, एटलीस्ट आप नकली सिल्क देते हो या फिर लो क्वालिटी सिल्क देते हो, तो अगर देखा जाएगा तो मार्केट में रिव्यू अच्छा होगा, अच्छा क्वालिटी का सिल्क देते हैं, इनकी रेंज भी अच्छे होते हैं, ठीक है, प्राइस अच्छा होता है। फिर इनका रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी ये लॉस मेकिंग नहीं रहे, हमेशा प्राइस इनका अच्छा रहता है, जो डिमांड रहता है मार्केट में ये हमेशा फुलफ़िल करते हैं। सो इंट्रिंसिक वैल्यू को रियल वैल्यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज़ आपके पास जो बिज़नेस है कपड़े का, सिल्क के कपड़े का, उसमें क्या है कि अगर इन केस अगर ऐसा मार्केट में होता है कि उसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर ये एक्चुअली हो नहीं रहा है, ले आप रहे हो, आपको पता है कि आपको कितना कपड़ा लेना है। सपोज़ मान लो आप बहुत कुछ मीटर्स कपड़ा आप ले लेते हो क्योंकि आपको साड़ी बनाना है, उसका सूट बनाना है, बेडशीट बनाना है, जैसे हम लोग पहले से लेके चल रहे हैं। तो अगर आपको बोलेगा कि जो 1 मीटर 1000 रुपये पे दे रहा है, अब वो 1 मीटर हम मार्केट में वो 10,000 रुपये चल रहा है, तो आपको पता है कि उसका एक्चुअल वैल्यू 1000 ही रुपये है, पर वो मार्केट में क्या चल रहा है, 10,000 रुपये। तो आप क्या लोगे उस वैल्यू पे? नहीं, क्योंकि एक्चुअली इसका वर्थ नहीं है अभी लेना इस